फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की, आपके मूल अधिकार के बारे में। तो जो मूल अधिकार है ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। हम बात करें ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिकी संविधान द्वारा लिया गया है। आपको याद होगा, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और जो मूल संविधान आपका था उसमें हमें क्या थे, 7 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं वो प्रदान किए गए थे, जिसमें से भी क्या है आपका जो संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31, जो आपका संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31, इसको क्या कर दिया है, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है उससे क्या इसको हटा दिया गया है 1978। इसको मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इसमें जो आपका पहला पार्ट था समानता का अधिकार। तो देखिए, समानता का जो अधिकार है ये इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन किया गया है। अब इसमें देखिए कहता है क्या है, विधि के समक्ष समता, जो आपका अनुच्छेद 14 ये कहता है क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो हम यहाँ पर पहले बात करें विधि होता क्या है। देखिए विधि क्या है, कुछ आपकी स्थायी विधि आती हैं परमानेंट, तो ये आपकी होती क्या है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई क्या नियम, कोई प्रस्ताव लेके आए उसे पारित कर दिया, तो ये भी आपकी स्थायी विधि होती है। सेकंड वन आपकी होती क्या है, टेम्परेरी, जैसे क्या जब आपका संसद का सत्र ना चल रहा हो उस स्थिति में, या फिर आपका क्या जो विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो उस स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, तो ये आपका क्या आता है, अस्थायी विधियाँ। इसको छोड़ के आपकी कुछ अधिसूचना आएंगी, कुछ अध्यादेश आएंगे, कुछ आदेश आएंगे, सारा क्या विधि के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपका विधि आ जाएगा। अब अनुच्छेद 14 कहता है क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर बात आ रही है व्यक्ति की। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे क्या ऐसे प्रावधान है जो सिर्फ किसके लिए, नागरिकों के लिए, अर्थात जिनके पास भारत की नागरिकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में क्या आ जाएगा, आपका विदेशी भी आ जाएंगे, आपके नागरिक भी आ जाएंगे, और साथ में आपके क्या कुछ अगर पंजीकृत समिति हैं, कंपनियाँ हैं, संवैधानिक निगम है, तो ये क्या सब पर लागू होगा। ये आपका क्या होता है, सभी पर लागू होगा। और ये क्या है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे विधि के समक्ष समता है क्या। देखिए आपका विधि के समक्ष जो समता आती है, ये सबसे पहले ये हम बात करेंगे लिया कहाँ से गया है, तो ये आपका ब्रिटिश मूल का है, ये ब्रिटिश मूल का है। जैसे आप शब्दी से आप जान रहे होंगे समक्ष समता, भाई विधि के सामने क्या सारे बराबर हैं, विधि से ऊपर कोई नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा आपका नकारात्मक अर्थ में, इसकी क्या जो प्रकृति है नकारात्मक है। और जबकि क्या है विधि के समान संरक्षण, ये अमेरिकी मूल से लिया गया है, तो ये क्या है समान संरक्षण, मतलब जो नियम और कानून एक डीएम के लिए अप्लाई होंगे वही क्या एक फार्मर के लिए भी होंगे, तो ये क्या कहता है दोनों बराबर हैं, तो ये आपका क्या आएगा सकारात्मक अर्थ में। अब हम विधि के समक्ष समता की बात करें तो देखिए होता क्या है कि एक इसमें क्या है कि व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, कि कोई भी क्या दो आदमी है, एक के पास काफ़ी पैसे हैं और एक अच्छा पद है, एक क्या सामान्य घर से। अब ये नहीं कि क्या ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास कोई बड़ा पद है, उसको आप क्या कर दो कुछ ज़्यादा अधिकार दे दो। भाई संविधान तो सबके लिए समान है ना, तो ये दोनों को क्या मिलेगा, एक समान उनके अधिकार प्रदान किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो गरीब हो ऊंचा हो नीचा हो, क्या वो विधि से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कौन है, विधि है। और साथ में क्या होगा, जो साधारण विधि है उसके तहत व्यक्ति के क्या होगा, व्यक्ति विशेष के लिए या सारे व्यक्तियों के लिए, ठीक है,
भाई दो व्यक्ति है, उनके लिए क्या साधारण विधि में उनके लिए समान व्यवहार किया जाएगा। ये नहीं कि क्या उनके लिए अलग अलग, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ अलग से आप नियम बना रहे हो, ये नहीं होगा। सभी के लिए क्या होगा, समान व्यवहार होगा। अब मैं अगर दूसरे संदर्भ की बात करूं, आपका क्या, विधि के समान संरक्षण। अभी तक जो बात आ रही थी विधि के समक्ष समता थी, अब विधि के समान संरक्षण कहता क्या है कि बिना भेदभाव के समान के साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। और समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्ति क्या हैं, सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। तो ये आपका क्या कहता है, समान मतलब क्या, सभी के लिए क्या होनी चाहिए, समान नियम होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आगे इसमें हम कहते हैं, इसमें देख होता क्या है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मानना है कि जो आर्टिकल 14 है उसमें उल्लेखित जो विधि का शासन है, उसमें उल्लेखित विधि का शासन क्या है, संविधान का मूल तत्व है। तो आपको याद होगा एक आपका केशवानंद भारती जो केस था, उसमें संविधान ने क्या कहा था, जो इसका बेसिक सॉरी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, इसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जो विधि का शासन है इसे क्या आप संशोधन द्वारा भी इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि क्या कि आप किसी व्यक्ति विशेष का शासन यहाँ पे लेके आ जाएंगे, नहीं, यहाँ पे क्या विधि का शासन ही रहेगा। और इसके लिए क्या कोई आप संशोधन अगर आप करते हो तब भी क्या कोई संशोधन ये क्या इसे चेंज नहीं कर पाएगा। ये क्या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर इसकी अवहेलना होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। देखिए आगे हम कहते हैं इसमें क्या है कि यद्यपि जो आपका जो अनुच्छेद 14 है ये श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। मतलब क्या, ये किसी चीज़ में ऐसा ये नहीं करता है कि इसके लिए अलग नियम बने, इसके लिए अलग नियम बने, पर यह क्या करता है, जो आपका तर्कसंगत वर्गीकरण है, ये व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों का क्या, जो तर्कसंगत वर्गीकरण है उसे स्वीकृत करता है। अब यहाँ पर तर्कसंगत वर्गीकरण का अर्थ हम किस तरीके से ले सकते हैं, भाई सपोज़ कि आपने देखा होगा 1947 में काफ़ी सारे लोग क्या थे, उतने आगे नहीं थे। मतलब क्या, कुछ वर्ग विशेष के लोग थे पीछे थे, तो उसके लिए क्या बना दिया, उनको आगे खींचने के लिए उनके लिए कुछ कानून बना दिए, उनको क्या आरक्षण की व्यवस्था दे दी। तो वैसे देखो कानून कहता है क्या है, सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान विधि बने, परंतु जो लोग जैसे पीछे हैं उनको आगे खींचने के लिए आप क्या कुछ नियम और कानून बना सकते हो। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आरक्षण प्रदान किया गया है तो ये क्या हो गया, भाई समान समता नहीं रह गई, और आप ये क्या आर्टिकल 14 उसका क्या, ये उसका अपवाद हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते। उसको क्या तर्क संगत वर्गीकरण है, इसे क्या स्वीकृत करता है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे जो आर्टिकल आपका ये 14 है, या फिर आपका जो समता के अपवाद हैं, इसके क्या कुछ इसमें इसके अपवाद भी हैं। अब देखिए अपवाद आपके हैं किस तरीके से। सबसे पहला जो अपवाद है ये क्या है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ क्या आर्टिकल 361 इसमें कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए पहला क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य हेतु या लिए गए किसी निर्णय हेतु किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। अब इसका उदाहरण आप देख सकते हैं भाई कि आपका जो राष्ट्रपति हैं इन्हें क्या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पहला है ना जो आपका ये राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य हेतु ये लिए गए किसी निर्णय हेतु न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। तो इसमें होता क्या, देखो आपको पता है क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है, तो ये फिर क्या कर सकता है, वो कोई अगर सज़ा प्रदान की गई है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा, उसका क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, मतलब क्या सज़ा को छोटा कर सकता है। अब ये नहीं कि राष्ट्रपति ने अगर किसी की सज़ा माफ़ कर दी है तो क्या उसे किसी न्यायालय में उसके लिए क्या जवाबदेह करना पड़ेगा, जवाब दाखिल करना पड़ेगा, ये नहीं है। उसे क्या करना होगा, उस चीज़ के लिए वो फ्री है, वो क्या अपने कार्य हेतु कर सकता है, वो अपने कार्य क्या इसके लिए उसे किसी चीज़ में जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा।
दूसरा आपका होता क्या है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार के न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। ठीक है। अब सपोज क्या हो सकता है, कोई उम्मीदवार है, उन पे क्या अभी केस चल रहा है और वो क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति बन गए, तो उनके विरुद्ध क्या वो जो कार्रवाई है वो क्या चालू नहीं रखी जाएगी। ये इसका दूसरा अपवाद आता है। देखिए तीसरा क्या है इसमें, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। ठीक है। आपको पता होगा क्या, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई नॉर्मल है तो उसके लिए क्या होगा, सारे के सारे क्या भाई, अगर किसी ने कोई अगर गलत कार्य कर दिया है या कोई क्या नियम विरुद्ध कोई कार्य कर दिया तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। परंतु क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या कुछ विशेष छूट प्रदान की गई है। आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से लिए गए कार्य हेतु किसी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलेगा, और यदि इस प्रकार का मुकदमा चलाया जाता है तो इसकी सूचना देने के 2 माह बाद चलेगा। देखिए इसमें बात करते हैं, पहले तो देखो कुछ उनके कार्य आते हैं, उनके क्या ऑफिशियल तरीके से उनके क्या आधिकारिक जो सामर्थ्य है उसके अनुसार कार्य किए गए हैं। सपोज़ क्या, जैसे मैं बात करूं कि क्या क्षमादान की शक्ति, इनके क्या आधिकारिक कार्य उनको दिए गए हैं, या फिर किसी अध्यादेश को उन्होंने लौटा दिया है तो कर, तो इसके लिए तो वैसे भी वो जिम्मेदार नहीं है। पर यहाँ पर व्यक्तिगत सामर्थ्य की बात आती है कि सपोज़ क्या उन्होंने कोई एक प्लॉट था या किसी के पैसे थे, उसे क्या अपने नाम कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, उनका व्यक्तिगत सामर्थ्य हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई कार्य किया गया है तो इसमें क्या होगा, पहले 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। 2 माह पहले क्या इसकी सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद ही क्या उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये भी क्या देखिए इसका अपवाद है कि हम उसे क्या एकदम से मुकदमा नहीं चल पा रहा है, उन्हें पहले सूचना देनी पड़ रही है। तो ये भी क्या समता का अपवाद आ जाएगा, जबकि साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं है। आगे हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन करता है तो उस पर किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। ये आपका क्या है, आर्टिकल 361A आपका अनुच्छेद 361 का है। इसमें क्या ये बताया गया है कि सपोज़ कि अगर कोई आपने देखा होगा कोई क्या टीवी चैनल है, आपका न्यूज़ चैनल है, और वो क्या कर रहे हैं कि जो संसद की जो कार्रवाई है उसका क्या प्रसारण कर रहे हैं। बस आपने देखा होगा सेंटेंस में क्या है, सत्य कार्रवाई। भाई ये नहीं कि क्या संसद में कोई चीज़ चली नहीं और उन्होंने उसका झूठा अगर प्रसारण कर दिया, उस केस में तो सज़ा मिलेगी। परंतु क्या है, अगर एकदम सही तरीके से कार्रवाई का प्रकाशन किया गया है तो उसमें क्या उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा इस संदर्भ में। नेक्स्ट क्या है, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। भाई आपने क्या अपना एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा है, अब वो क्या स्वयं का मत देने के लिए स्वतंत्र है, तो उस पर क्या उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए क्या अनुच्छेद 105 में ये व्यवस्था है, और जो आपके क्या एमएलए हैं उनके लिए अनुच्छेद 194 के अंतर्गत ये व्यवस्था है। नेक्स्ट आपका है क्या, जो आपका आर्टिकल जो 31 है इसका भी क्या है, ये क्या है 31 का आपका क्या आ गया इसमें सी वाला पार्ट, 31 जो आपका गौ आ रहा है ये क्या है अनुच्छेद 14 का अपवाद है। देखिए अब हल्का सा हम इसे जान लेंगे। हालांकि क्या अब इसके अनुसार क्या है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु कोई नियम बनता है जिसमें अनुच्छेद 39 की
उपधारा ख और उपधारा ग का समावेश होता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, एक बार हम जान लेते हैं कि आखिर में क्या ये आपका ये जो 39 का ख है और 39 का ग है, इसमें है क्या। देखिए आपका पहले आपका क्या अनुच्छेद 39 है क्या, ये राज्य द्वारा क्या जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका क्या संचालन करने विषयक है। तो ये आपका क्या है नीति निर्देशक तत्व विषयक। अब इसमें जो ख है ये क्या समुदाय विषय, इसके लिए अगर जो भौतिक संसाधन है, ठीक है, तो उनका जो सामूहिक हित हो सके, सर्वोत्तम हो सके उसके संबंध में। और जो आपका क्या है 39 ग है, तो इसमें क्या है आर्थिक व्यवस्था क्या इस प्रकार से चल सके कि जो धन है और उसका क्या उत्पादन है उसका क्या एक संकेंद्रण ना हो सके, ठीक है, अहितकारी संकेंद्रण ना हो सके। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे, बट आप भी ध्यान रखिए जो अनुच्छेद आपका क्या है 31 ग है, ये क्या है अनुच्छेद 14 का अपवाद है। ठीक है भाई, देखिए आप हल्का सा इसे समझ लीजिए कि ये कहता है क्या है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी क्या भौतिक संसाधन की। अब सपोज़ कोई चीज़ है आपकी कोई आपका पार्क है, तो हम पार्क का क्या इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसमें क्या अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक क्या हो सके इसमें अधिक से अधिक लोगों का क्या बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इस वजह से जहाँ पे आपका जो 31 का ग है, जो आपका 31 का ग ये क्या है अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसलिए संबंध में क्या है जो आपका सर्वोच्च न्यायालय उसका कहना है जहाँ अनुच्छेद 31 ग आता है वहाँ से क्या अनुच्छेद 14 चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें जो राजदूत होते हैं, विदेशी शासक हैं, वह कूटनीतिक व्यक्ति हैं, वो क्या दीवानी व फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। साथ में इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी हैं वो भी क्या कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त हैं। तो ये था, हम बात कर रहे थे यहाँ पर आर्टिकल 14 की। आगे हम इसके जो अदर पार्ट हैं जो आपका क्या अनुच्छेद आगे हैं समता के अधिकार के अंतर्गत उनका उल्लेख करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।